नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आशा करूंगा कि आप सभी का यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स 2025 का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। आई होप दैट यू हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन एंड आई विश यू द बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स। आज मैं आपके सामने आया हूं टू डिस्कस साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चंस फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। यहां पे मैं आपको किस तरह से मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ये बताऊंगा। अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा। ये है एवेन्यूज जहां पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल आईडी, यहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डिले के क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन, बिफोर आई एंटर टू द क्वेश्चंस आल्सो आई फेल्ट दैट इट वाज ओनली ट्रेडिशनल लाइंस ओनली। ऐसा कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, बट इन जनरल यूपीएससी ने अपना जो ट्रेडिशन होता है ना कि कोई ना कोई सरप्राइज एलिमेंट डालना है, तो इस तरह के सरप्राइजेस जरूर आए थे। मैं कहूँगा दो इंपॉर्टेंट सरप्राइजेस जो मैंने पेपर में ऑब्जर्व किए, एक तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आए हैं। आई वुडंट कॉल देम जनरल स्टडीज, जैसे जीके के क्वेश्चन होते हैं ना कि खो खो वर्ल्ड कप के बारे में क्वेश्चन आ गया है ना, गुकेश के बारे में क्वेश्चन आ गया, चेस टूर्नामेंट के बारे में, वो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। दैट वाज अ लिटिल सरप्राइज। अपार्ट फ्रॉम दैट एक नए तरीके का क्वेश्चन आ गया था जहां पे हम लोग नॉर्मली एसर्शन रीजनिंग के जो सवाल देखते हैं वहां पे दो स्टेटमेंट होते हैं, एक एसर्शन होता है एक रीजनिंग होता है। और इस बार तीन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे, तो आई थिंक दैट वाज अ सरप्राइज और क्वाइट मैनेजेबल था। अगर आपको जैसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता नहीं था तो वो स्किप भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं था, बट आई थिंक वो जो तीन स्टेटमेंट वाले एसर्शन रीजनिंग थे दैट वाज क्वाइट मैनेजेबल आई फेल्ट। ठीक है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसे मैंने बताया कि काफ़ी क्वेश्चन अच्छे लगे मुझे, क्योंकि एनालिटिकल स्किल्स इस्तेमाल करना था। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन इस बार साइंस एंड टेक में थोड़ा सा कम थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। सबसे पहला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। ये बहुत ही आसान सवाल लगा मुझे। फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स, तीन तरह के व्हीकल्स के बारे में बताया गया और पूछा गया हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड एज ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स। अब इसको देखकर ना थोड़ा सा स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में आते हैं कि सर ये है क्या करके। ज़्यादा कुछ यहाँ पे आई वुडंट कॉल इट अ वेरी हाई हाई फंडा काइंड ऑफ अ थिंग। जनरली जो हमारे इंजन्स होते हैं या फिर जनरली हमारे जो पावर ट्रेन व्हीकल्स होते हैं वो आईसी इंजन होते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन्स होते हैं। इंटरनल कंबशन मतलब या तो पेट्रोल डालेंगे तो डीजल डालेंगे, गैसोलीन डालेंगे, वो बर्न होगा इंटरनली, वो कंबस्ट होगा, उससे हमें एनर्जी मिलेगी जैसे कि पिस्टन चलेगा और मोशन मिलता है। ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स मतलब यहाँ पे डायरेक्टली पावर से मोशन चल रहा है ना। ऑल्टरनेट आपको मतलब आईसी इंजन के अलावा ढूंढना है बस। तो अगर आप देखोगे फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल ये तो होगा ही है ना, बिल्कुल है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ऑल्टरनेट पावर ट्रेन है, फ्यूल सेल हाइब्रिड ये भी ऑल्टरनेट पावर ट्रेन है ना, बिल्कुल। तो ऑल थ्री कैन बी कंसिडर्ड, ऑल थ्री कैन बी कंसिडर्ड हियर। आई थिंक दिस वाज अ रिलेटिवली ईजियर काइंड ऑफ क्वेश्चन। मैं इसको थोड़ा सा मॉडरेट टू ईजी कैटेगरी में डाल दूँ, राइट। इट वॉज ईजी टू हैंडल एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रिगार्डिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। यहाँ पे इन्होंने आपको अनमैन्ड एरियल व्हीकल की टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा है। अब इसमें कोई आपको टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग वगैरह की जरूरत नहीं है, बट आई थिंक कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर किया जा सकता है। पूछा गया है, कुछ स्टेटमेंट दिया गया है अनमैन्ड एरियल व्हीकल के बारे में। सबसे पहले आपको पता है यूएवी होता क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। शायद वो ड्रोन हो सकता है, शायद जैसे ऑटोमेटिक हेलीकॉप्टर हो सकता है जिसके अंदर कोई पायलट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। तो आपको ध्यान रखना है वो एक तो जिसके ऊपर जैसे हेलीकॉप्टर का पंखा घूमता रहता है वो वाले भी हैं, और यूएवी मतलब एयरक्राफ्ट टाइप के भी होंगे, ये ध्यान रखना है। यूएवी क्या होता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसके अंदर पायलट नहीं है। समझ में आ गया। अब यहां पे आपको ध्यान है ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। अब ये पूछ सबसे पहले यहां पे आपको ध्यान देना है, मैंने मल्टीपल टाइम स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया हुआ है, जहां पे भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट आए उसको नोट डाउन कर लेना है। जैसे आई एम गोइंग टू सॉल्व एग्जैक्टली लाइक आई एम गोइंग टू सॉल्व इन एग्जाम, ठीक है। तो जैसे ही क्वेश्चन को देखा मैंने इन तीनों को गोला कर लूंगा, ये ऑल टाइप बोल रहा है मतलब एक्सट्रीम लेवल है कि सारे के सारे टाइप ये कर सकते हैं करके। मोस्ट लाइकली हम लोगों ने देखा है कि जितने भी एक्सट्रीम लेवल स्टेटमेंट्स होते हैं 90 to 95% टाइम्स दे टर्न आउट टू बी रॉन्ग। लेट्स चेक हियर ऑल्सो। और यहाँ पे पूछा जा रहा है हाउ मेनी ऑफ दी अबाउ स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट। ठीक है, करेक्ट पूछा गया, ठीक, राइट। सो ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। अब ये तो मैं कॉमन सेंस से ही गलत कर दूंगा ना,
कैसे सारे के सारे वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा यार वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रहे थे, हैरोप के बारे में आ रहा था, अलग अलग अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ड्रोन्स हो गए, उनके बारे में आ रहा था। देखो वर्टिकल लैंडिंग कौन कर पाएगा? वर्टिकल लैंडिंग मतलब सीधे नीचे में लैंड करना। अगर वर्टिकल लैंड करना है मतलब उसके ऑपोजिट में आपको रोटर होना चाहिए, जैसे एक हेलीकॉप्टर की तरह। जैसे हेलीकॉप्टर कैन लैंड वर्टिकली, बट एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल विच टेक्स ऑफ, it has to land, it cannot land vertically, it has to come down, very similar to aircraft। ये तो आपको पता चल रहा है, ये स्टेटमेंट इजीली हटा सकते हो। तो अगर ये गलत हुआ, पहला गलत हुआ, तो ये तो चला गया। ऑल टाइप्स ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कैन डू ऑटोमेटेड हवरिंग। अब यहां पे टेक्निकल टर्म है थोड़ा सा, ऑटोमेटेड हवरिंग। अब हवर मतलब क्या होता है? हवरिंग मतलब यार एक जगह पे रुकना। ऑटोमेटेड हवरिंग मतलब जैसे एक एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रुक जाना। ऐसे यहाँ पे रुकूंगा, मैं ऑब्जर्व करूंगा। जैसे आपने देखा होगा हमारे शादियों में आजकल ड्रोन्स आ रहे हैं, वो ऑटोमेटेड हवरिंग है ना। अरे भाई, अगर किसी का फोटो उतारना है, किसी का वीडियो बनाना है, तो आप देखोगे ना कि वो एक जगह यहाँ से आएगा, यहाँ पे रुकेगा और यहाँ पे पूरा वीडियो लेगा और आगे बढ़ेगा। उसको बोलते हैं ऑटोमेटेड हवरिंग। अब सवाल उठता है, क्या सारे के सारे यूएवी ये कर सकते हैं? नहीं ना। अभी तो मैंने बताया, जो टेक ऑफ करेगा वो थोड़ी इस तरह की चीजें कर पाएगा, राइट। इसका मतलब क्या है? एक ऑपोजिट रोटर आपको चाहिए जो घूम रहा है ऊपर। थ्री इडियट्स देखा है ना, वो थ्री इडियट्स वाला जो वो जो ड्रोन था, दैट इज ऑटोमेटेड हवरिंग। नॉट ऑल कैन डू इट, तो इसको हटा दो, ये भी हट गया। तो अब यहाँ पे ओनली टू भी गलत हो जाएगा, या तो ओनली वन है तो नन है। देखते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन यूज बैटरी एज ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन यूज बैटरी एज अ सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि हर एक चीज बैटरी ही हो। अब यहाँ पे लॉजिकली लग सकता है कि ट्रू है, बट मैं इसको डालूंगा थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। कैन यूज बैटरी, बिल्कुल ऑल टाइप्स कैन यूज, लेकिन दूसरा भी पावर सोर्स हो सकता है। तो आई पुट दिस ऑल्सो इज रॉन्ग एंड आई वुड गो फॉर नन। ठीक है, आई गो फॉर नन हियर। ऑलराइट, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको ना मॉडरेट कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि दिस वाज अ लिटिल एनालिटिकल, जहां पे काफी सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। In the context of electric vehicles, consider the following elements: cobalt, graphite, lithium and निकल। और इस बार एक और भी चेंज था, जैसे मैंने देखा कि इस बार समहाउ आई डोंट नो व्हाई यूपीएससी हैज डन द नंबरिंग रोमन स्टाइल में। मैंने तो उसको 1 2 3 4 डाला, क्योंकि मेरा स्टाइल है वो, मेरा जो कॉपिंग का स्टाइल था वही था, लिखने का स्टाइल यही था, क्योंकि मैं वो पीपीटी में लिख देता हूँ 1 2 3 4, तो उसकी वजह से। सो डो नॉट गेट बॉदर्ड विद दैट। बट समहाउ यूपीएससी ने इस बार रोमन लेटर 1 2 3 4 इस्तेमाल किया, विच वाज अनदर चेंज। ओके, तो यहाँ पे ये आई वुड पुट दिस अ टफ कैटेगरी, तो इसको थोड़ा टफ कैटेगरी में डाल दूंगा। दिस वाज अ टफ क्वेश्चन, अगर आपने इसको स्किप किया होगा तब भी मैं अंडरस्टैंड कर पाऊंगा, क्योंकि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पूछ रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स: कोबाल्ट, ग्राफाइट, लिथियम, निकल। हाउ मेनी ऑफ द अबव यूजुअली मेकअप बैटरी कैथोड। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये कैथोड है, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा टफ कैटेगरी में क्वेश्चन डाल दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऑब्जर्व करना है कि कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है। ठीक है, अगर आपने स्किप किया तभी मैं इसको अंडरस्टैंड कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करोगे ऑप्शंस को, यहां से इसको डिसाइफर करना काफी टफ हो जाएगा। एक तो मैं एलिमिनेट कर दूंगा यार, एक तो बहुत ही आसानी से एलिमिनेट कर दूंगा, ग्राफाइट। ये तो होगा नहीं, बिकॉज ये तो हम लोग को पता ही है ना, जैसे नॉर्मल बैटरी हो या फिर आपके बहुत सारे अलग अलग बैटरीज है जिसमें ग्राफाइट इज यूज्ड एज एनोड, ये तो आपको पता है। इस एक को मैं एलिमिनेट कर दूंगा, दैट इज नॉट एन इशू। बट बाकी जो तीन है, कोबाल्ट, लिथियम, निकल, तो यहाँ पे कोबाल्ट और निकल तो हम लोग कैथोड्स ही करके इस्तेमाल करते हैं, बट लिथियम जो है ना, लिथियम इज एक्चुअली यूज्ड एज बोथ, तो आई वुडंट से ओनली कैथोड। तो यूजुअली मेकअप बैटरी कैथोड्स, यूजुअली मेकअप बैटरी कैथोड्स। तो इसमें अगर आप यूजुअली टर्म पे जाओगे तो यहाँ पे आई वुड गो फॉर ऑल द थ्री, जैसे यूजुअली, क्योंकि लिथियम भी जो है ना, लिथियम कैथोड भी बन सकता है, एनोड भी बन सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जनरली ग्राफाइट और लिथियम हम लोग कैथोड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, कोबाल्ट, निकल भी यूज, बट फॉर दिस क्वेश्चन आई वुड रादर गो फॉर ओनली थ्री, जैसे कोबाल्ट, लिथियम, निकल, तीनों भी कर सकते हैं। बट अगर कोई इस यूजुअली भी फोकस करेगा तो कुछ लोग ओनली टू को भी सोच सकते हैं, बट आई वुड गो विथ ओनली थ्री। ठीक है, नोट करना है, दैट्स व्हाई आई पुट दिस इन अ लिटिल टफ कैटेगरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, ये तो बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, आई वुडंट कॉल इट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो, ये तो एसएनटी का भी क्वेश्चन नहीं है। अरे ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है यार, ये कॉमन सेंस है। सिगरेट बट, सिगरेट के पीछे जो बट होता है ना, वो आई ग्लास लेंसेस, चश्मे का लेंस, और कार टायर। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंटेन प्लास्टिक। ये तो कॉमन सेंस क्वेश्चन है। अब सिगरेट का बट जलाओगे तो स्मेल तो आएगा ना, प्लास्टिक तो उसमें रहेगा ही रहेगा, आपको आपने ये तो देखा ही होगा।
आई ग्लास लेंस, ये तो है ही, आजकल वो लाइट वेटेड लेंस आ रहे हैं, उसमें भी तो प्लास्टिक होगा, क्योंकि पुराने हम लोग अभी जैसे अगर मैं चश्मा नीचे फेंक दूं तब भी ये टूटेगा नहीं, पता है क्यों? ये फाइबर से बना हुआ, अब उसमें तो प्लास्टिक होगा ही होगा ना, ऑफ कोर्स। कार के टायर में तो होना ही है, कार के टायर आंदोलन के दौरान जब जलते हैं तो प्लास्टिक जलने का स्मेल तो आता ही है, कॉमन सेंस वाला चीज़ है। सो दिस इज ऑल द थ्री विदाउट अ लॉट ऑफ डिस्कशन, बहुत ही आसान सवाल था। दिस वाज आई थिंक अ फ्री बी, ठीक है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ये फ्री क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट, consider the following substances: ethanol, nitroglycerin, urea. Coal gasification technology can be used in the production of how many of them? I would actually put this question in tough category, ठीक है, ये बहुत ही मुझे लगा टफ कैटेगरी, मॉडरेट टू टफ में है, इसमें थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। कोल गैसिफिकेशन, जैसे कोल से कौन सी गैस बनती है, यू डू अंडरस्टैंड, कोल से हम लोग मीथेन बना सकते हैं, अमोनिया बना सकते हैं, जो भी हाइड्रोकार्बन बेस्ड गैसेस आते हैं हम उनको बना सकते हैं ना। कोल से जो गैस निकलता है बेसिकली कोल बेड मीथेन, जो मीथेन निकलता है ना, मीथेन कैन बी यूज्ड एज योर नेचुरल गैस का, सीएनजी में हम लोग मीथेन इस्तेमाल करते हैं मेजरली। तो कोल गैसिफिकेशन टेक्निक से जो गैस निकलेगा उसको कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ, किस चीज़ की प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर आपको ये पता भी नहीं है तो आपको सबसे पहले तो इथेनॉल बनाने में हम लोग ज़रूर इस्तेमाल करेंगे कोल गैसिफिकेशन टेक्निक में से जो गैसेस निकलेंगे या फिर जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा उससे इथेनॉल बन सकता है, थोड़ा सा लॉजिकल है। तो नन तो होगा नहीं, ये तो चला गया, ठीक है, और या तो ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री। नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, अब अगर आप इसको थोड़ा सा सोचोगे कि नाइट्रोग्लिसरीन ये है क्या, इसके पीछे जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या चाहिए, जैसे इथेनॉल C2H5OH, नाइट्रोग्लिसरीन में आपको क्या चाहिए, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन बने के चाहिए ग्लिसरॉल। क्या कोल गैसिफिकेशन से ग्लिसरॉल बनेगा? मुझे नहीं लगता बनेगा, है ना। आई कैन एलिमिनेट दिस प्रीटी इजीली, ठीक। तो अगर ये हट गया तो ऑल थ्री भी हट गया, या तो ओनली वन है ओनली टू। यूरिया तो बन ही जाएगा, अरे यूरिया बनाने के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, अमोनिया चाहिए, अमोनिया तो भैया कोल गैसिफिकेशन निकलेगा ही निकले, तो दिस विल बी देयर, ठीक है। तो आई वुड गो विथ ओनली टू हियर, ओनली टू हियर, सो दीज थ्री वुड गो राउंड। कौन सा, इथेनॉल और यूरिया को मैं पुट करूंगा, ठीक है, बट स्टिल आई वुड पुट दिस इन टफ कैटेगरी। अगर स्किप किया है, थोड़ा सा गलत हो गया, आई अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। What is the common characteristics of chemical substances generally known as Cl20, HMX, LLM105? बहुत ही फैक्चुअल चीज है ना, इट इज रियली फैक्चुअल काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, समटाइम्स टॉक्ड अबाउट इन मीडिया, ठीक है। अब ये करंट अफेयर्स में मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने करंट अफेयर्स में इसको डिस्कस किया होगा, लेकिन मुझे इसका जवाब पता है, बट आई अंडरस्टैंड शायद स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, क्योंकि मुझे याद है जब हम लोग प्रिपरेशन में थे ना, तो Cl20 का भी चर्चा में हुआ करता था। आई थिंक 2013, 14, 15 में कभी ना कभी मैंने सुना हुआ है कि डीआरडीओ ने Cl20 करके बनाया हुआ है, जिसको एक्सप्लोजिव में इस्तेमाल करते हैं। तो Cl20 अगर नहीं है तो HMX, जैसे हम लोग RDX कहते हैं, वैसे RDX की तरह HMX इज देयर। तो आई वुड पुट दिस एज अ फैक्ट क्वेश्चन, वेरी टफ अगर आपने सुना नहीं है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने शायद इन दो चीज़ों में गलती कर दी होगी। मुझे आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो मुझे एग्जाम के बाद बताएंगे, सर ये मुझे लगा था कि रॉकेट प्रोपल्शन का फ्यूल है, ये हम लोगों ने कभी स्पेस टेक्नोलॉजी में डिस्कस नहीं किया। हम लोगों ने HTPB के बारे में बात किया हुआ है, हम लोगों ने हाइड्रोजीन के बारे में बात किया हुआ है, हम लोगों ने UMDH के बारे में बात किया हुआ है, हम लोगों ने लिक्विड हाइड्रोजन के बारे में बात किया। वी हैव नेवर डिस्कस दिस बिकॉज दे आर नॉट रॉकेट प्रोपल्शन फ्यूल्स, सो दे आर एक्सप्लोजिव्स आर यूज्ड इन मिलिट्री वेपन्स। फैक्चुअल है, बहुत बहुत बड़ा फैक्ट है, अगर पता है तो हो जाएगा, नहीं पता है तो काफ़ी टफ लगेगा ये वाली चीज़, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आई थिंक ये हम लोगों ने कवर किया, दिस इज वेरी इजी। इट्स आस्किंग अबाउट मेयोराना चिप एंड समहाउ इट इज़ नॉट ओनली अबाउट मेयोराना, एंड दिस इज वेरी इजी, ये बहुत ही ईजी है, ये बहुत ईजी है। और इनफैक्ट ये जो टॉपिक्स था मैंने आपको बताया भी था, इसको पढ़ना है करके। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में, क्यूबिट के बारे में, क्यूट्रिट के बारे में। मेयोराना 1 क्या है, हम लोगों ने करंट अफेयर्स में बात किया हुआ है, टोपोलॉजिकल क्यूबिट है, ये टोपोलॉजिकल क्यूबिट है। मेयोराना 1 बेस्ड जो प्रोसेसिंग या फिर एक प्रोसेसर बना था, उसको किसने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, आपको ये पता है। तो इट इज एक्सपेक्टेड, करेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढ निकालना है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट मेयोराना 1 चिप विल एनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग। बिल्कुल यार, इट इज एक्सपेक्टेड बोल रहे हैं, बहुत ही ओपन एंडेड है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दोहराई है ही नहीं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, ये 1 2 3 नहीं है,
यूपीएससी ने इसको रोमन लेटर 1 2 3 कर दिया है, ठीक है, ये नोट ध्यान रखना है थोड़ा सा बस। ये तो रहेगा, तो इसका मतलब वन ऑप्शन में चाहिए, वन ऑप्शन में मुझे चाहिए, तो मैं इसको एलिमिनेट कर दूंगा ना। अभी मेरे को तीन तीन स्टेटमेंट पे हूं मैं, ए या फिर सी या फिर डी। मेवराना चिप हैज बीन इंट्रोड्यूस बाय अमेजन वेब सर्विसेज, ये पूरा का पूरा फर्जी है, दिस इज एब्सर्ड, टोटली एब्सर्ड है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मेवराना 1 के बारे में, टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स को हम लोग स्केल अप कर सकते हैं, वो जो नॉर्मल हमारे सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स होते हैं उनको स्केल अप करना मुश्किल होता है, उनके एरर ज़्यादा होता है, उसकी जो कंप्यूटिंग पावर है एरर करेक्शन में ही बहुत ज़्यादा लग जाता है, ये हम लोगों ने चर्चा की हुई थी। तो 2 को हटा दो, अगर 2 को हटा दो तो ये चला गया, ये भी चला गया, तो आई ऑलरेडी अराइव्ड एट द आंसर। डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, इसको तो पढ़ने का भी जरूरत है, तो कॉमन सेंस है। अरे मशीन लर्निंग के अंदर ही तो आएगा ना डीप लर्निंग, डीप लर्निंग, शैलो लर्निंग, डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एब्सोल्युटली 1 and 3, इजी क्वेश्चन। तो प्योरली करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, आई एम क्वाइट श्योर कि आपने इसको जरूर किया होगा, आशा करता हूं सभी लोगों ने किया होगा। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये भी थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था, इनफैक्ट मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था कि बायोटेक्नोलॉजी से बहुत ही कम सवाल आया। आई थिंक दिस इज ओनली वन पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी, वी वर एक्सपेक्टिंग कपल मोर, क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है पिछले 1-2 सालों में, बट समहाउ एक क्वेश्चन आ गया मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में। हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की हुई है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। पैसिव इम्यूनिटी का वन ऑफ द एग्जांपल्स इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विच इज आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है क्या, दे आर मैन मेड प्रोटीन्स, एब्सोल्युटली यार बिल्कुल सही है, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ निकालना है, दे आर मैन मेड प्रोटीन्स, ये तो है, तो 1 चाहिए मेरे आंसर में, इसको हटाओ। दे स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू द एबिलिटी टू बाइंड विद स्पेसिफिक एंटीजन, ये तो कॉमन सेंस है ना। देखो अगर ये एंटीबॉडी है तो जाके एंटीजन को आइडेंटिफाई करेगा ना, और एंटीजन को आइडेंटिफाई करेगा तो उस एंटीजन की वजह से वो पैथोजन को खत्म कर पाएगा, उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो मेरा इम्यून सेल चला जाएगा और उसको खत्म कर देगा, ठीक है। तो 2 भी चाहिए आंसर में, तो ये हट जाएगा, ठीक है। दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शंस लाइक दैट ऑफ निपा वायरस, ठीक है ना, क्या दिक्कत है, ठीक है, ये भी ठीक है। तो प्रीटी इजी 1 2 and 3 करंट अफेयर्स बेस्ड है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हम लोगों ने कई बार चर्चा की हुई, आई होप यू मस्ट हैव गॉटन इट फॉर श्योर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दिस वाज एक्सपेक्टेड, जैसे मैं नॉर्मली जब भी क्लास पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आजकल ना जनरल साइंस से क्वेश्चन काफ़ी कम आ रहे हैं, जैसे फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन काफ़ी कम हो रहे हैं, बायोलॉजी वाले भी होते हैं, और यूपीएससी का ऑल टाइम फेवरेट रह चुका है आपका वायरस, बैक्टीरिया वायरस हमेशा होते हैं। तो एक वायरस पे सवाल है, अगेन नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन, सिंपल कॉमन सेंस से सॉल्व कर लोगे। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ निकालने वायरस के बारे में। नो वायरस कैन सर्वाइव, सबसे पहले इधर अभी फिर से अगर मैं एग्जाम में हूं ना, सबसे पहला मेरा नजर इसी पे जाएगा, नो वायरस। अरे यार ये तो बहुत ही एक ऐसी चीज बता रहा है मुझे कि कोई वायरस ऐसा नहीं कर पाएगा, तो वहीं पे मेरा ना वो न्यूरॉन हिट कर जाएगा कि यार ये थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर्स, अब इसको सीधे गलत कर दूंगा, ऐसा क्यों है, क्यों नहीं करेगा, लॉजिक तो है ना, क्यों नहीं करेगा। इफ अ सेल कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर एंड वायरस कैन गेट इनटू दैट सेल, तो वो भी सर्वाइव कर जाएगा। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ये तो टोटल फर्जी है ना, दिस इज इडियोटिक एब्सर्ड स्टेटमेंट। हम लोगों ने देखा यार, पूरा का पूरा क्रिस्पर cas9 जो टेक्नोलॉजी आया है वो तब आया जब एक बैक्टीरिया को एक वायरस ने, जिसको हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं, एक बैक्टीरियोफेज ने एक बैक्टीरिया को उसने इन्फेक्ट किया, तो उस बैक्टीरिया ने क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से खुद को डिफेंड किया, हम लोगों ने उसी को डेवलप किया। ये तो क्लास में हम लोग बहुत बार पढ़ चुके, तो इसको भी हटाओ। तो 1 भी गलत है, 2 भी गलत है, तो अब आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि यार ये ऑफ कोर्स ऑल 3 नहीं होगा, ऑल 2 नहीं होगा, ओके। नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी इन होस्ट सेल, अब ये क्या है, अरे वायरस का काम ही तो वही है वायरस का काम क्या है, वायरस होस्ट सेल में घुस जाएगा और होस्ट सेल के डीएनए यानी कि होस्ट सेल के न्यूक्लियस को कंट्रोल कर लेगा, ताकि भाई उसको जो कराना है वो करा लेगा, अपनी कॉपीज बनाएगा, अपनी कॉपीज बनाने के लिए उसको प्रोटीन की जरूरत है ना, तो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिविटी तो चेंज करेगा ही ना। ट्रांसक्रिप्शन यानी क्या है, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, बाय द कोड, वट एवर कोडॉन इज कमिंग, उस कोडॉन से प्रोटीन बनना है, तो वो तो चेंज करेगा ही ना, ठीक है। और नो वायरस कैन चेंज, ऑफकोर्स वायरस का काम ही वही है, तो गलत है सीधे। तो ऑफकोर्स करेक्ट स्टेटमेंट, नन ऑफ देम आर करेक्ट, कोई भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। इजी पीजी था, बहुत ही इजी पीजी था, थोड़ा सा जैसे सोचना है आसानी से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है, आई डोंट
थिंक इट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर से, बट क्योंकि लिस्ट में साइंस एंड टेक में ही वो था इन विच एवर कोड आई हैड रिसीव, तो आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन मेक्स यूज ऑफ, ये तो बहुत ही आसान है, हम लोगों ने बचपन से, मतलब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बचपन में लिखा हुआ था, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये बहुत ही प्योर फैक्ट है। आई एम क्वाइट श्योर कि सभी लोगों ने इसको किया होगा। सिंपल ढूंढो, सिल्वर नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड, मिल जाए, काम खत्म, इजी पीसी। बी इज द ऑप्शन, सिल्वर नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड, ये हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आई एम क्वाइट श्योर कि सभी लोगों ने इसको किया होगा। ठीक है, ये भी एक इजी या फिर फ्री क्वेश्चन मैं इसको बता सकता हूं कि ये फ्रीबी वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गगन के बारे में। नाउ दिस वाज अ लिटिल सरप्राइजिंग फॉर मी, समहाउ आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन गगन, क्योंकि गगन थोड़ा सा पुराना हमारा प्रोजेक्ट था। गगन के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, गगन हैज़ बीन यूज्ड इन आवर स्पेस डिप्लोमेसी एज वेल बहुत बार। गगन क्या है? जियो एडेड, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। गगन को हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? आप जानते हो, हमारी एयर ट्रैफिक में इस्तेमाल करते हैं। तो गगन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया, 1 2 3 स्टेटमेंट दिए गए, आपको ढूंढ निकालना है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, गगन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ निकालना है। तो इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। बिल्कुल यार, क्योंकि जीपीएस किसका है? यूएस का है, तो मतलब यूएस का जीपीएस इस्तेमाल करके मैं पोजिशनल एक्यूरेसी के ऊपर काम कर रहा हूं। एब्सोल्युटली, ये तो सही बात है ना, ये तो सही बात है, इसमें क्या डाउट है? तो 1 तो होना चाहिए, मेरे ऑप्शन में 1 होना चाहिए, चारों में भी है, कुछ एलिमिनेट नहीं कर सकता। इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये तो ऑफकोर्स है, बहुत ही ओपन एंड स्टेटमेंट है। एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ मैंने इस्तेमाल किए, मैंने इसकी सर्विसेज ऑफर की हुई थी पहले, नेपाल को भी दिया था, श्रीलंका को भी दिया था, इसलिए मैंने स्पेस डिप्लोमेसी के बारे में बताया था। ये भी है, तो 2 चाहिए ऑप्शन में, तो ये दोनों चले जाएंगे, है ना, ये दोनों चले जाएंगे। ठीक, 2 चाहिए, मुझे चाहिए 2 ऑप्शन में, तो आई हैव ओनली 2 ऑप्शंस, 1 2 3 एंड 1 एंड 2। इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली, अब यहां पे नोट कर लूंगा, मेरा न्यूरॉन हिट हो गया है ओनली पे। इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन बट नॉट इन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन दिस यार, आई सीरियसली डोंट वांट टू एक्सप्लेन, व्हाट इज दिस? देखो, अगर मैं जीपीएस इस्तेमाल करके जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन इस्तेमाल करूं, तो नेविगेशन कहां पे हो सकता है? क्या केवल फ्लाइट नेविगेशन है क्या? अरे यार, मैरीटाइम डोमेन में इस्तेमाल कर लो, मैं तो कहूंगा रोड ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल कर लो, क्या दिक्कत है? मैं कहूंगा रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, मैरीटाइम, कॉमन सेंस है ना कि ओनली इन एविएशन। क्यों? हाँ, मेजर एप्लीकेशन एविएशन में है, मैं इसको मानता हूं, लेकिन क्या दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं कर सकता? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? शायद कर भी रहे होंगे हमारे, मतलब डिफेंस पर्सनल, बिल्कुल ठीक। तो 3 को हटा दो, नॉट इन अदर, ये तो सीधे सीधे गलत है, तो ये 3 वाला हट गया, देन माई आंसर वुड बी 1 and 2 ओनली। ठीक, लॉजिकली पहुंच गए, है ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। दिस वॉज अ क्वेश्चन विच आई लाइक्ड, एक्चुअली मुझे काफ़ी पसंद आया ये क्वेश्चन, क्योंकि एक तो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, और इतने सारे करंट अफेयर जुड़ा, हम लोगों ने सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। एक्सीएम के बारे में डिस्कस किया है रिसेंटली, आई थिंक शुभांशु शुक्ला जी, हमारे जो एस्ट्रोनॉट है शुभांशु शुक्ला, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जा चुके हैं एक्सीएम 4 मिशन में ही। स्पेडेक्स हम लोगों ने बात किया है, स्पेस जो हमारा जो डॉकिंग और अनडॉकिंग एक्सपेरिमेंट था, ये भी सक्सेसफुल रहा, है ना। स्पेडेक्स भी दोनों डॉकिंग अनडॉकिंग एक्सपेरिमेंट। और गगनयान तो अभी हुआ नहीं है, आपको ये ध्यान देना है, गगनयान अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी ऑफ द स्पेस मिशंस गिवन अबव आर एनकरेज और डू एनकरेज, नोट करना है, दे एनकरेज एंड सपोर्ट माइक्रोग्रेविटी रिसर्च। अब इसमें, अब वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फंडा जो होता है स्टूडेंट्स यूज करते हैं, ऑल ऑफ दी अबव, मैं भी यूज कर लूँगा यहाँ पे ऑल द 3 करके, ऑल द 3। क्यों? देखो, एक्सीएम 4 तो करेगा ही, माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे हो रहा है, तो दैट विल हेल्प। स्पेडेक्स, अब स्पेडेक्स में कई लोग सोचते हैं कि सर स्पेडेक्स में तो कुछ नहीं हुआ, स्पेडेक्स में ना एक स्पेसक्राफ्ट गया, दूसरा स्पेसक्राफ्ट गया, दोनों ने डॉकिंग की, डी डॉकिंग की। अरे आपको ये तो पता होगा ना, डॉकिंग की, डी डॉकिंग 15-20 दिन बाद की, इसका मतलब क्या है? कुछ एक्सपेरिमेंट्स रन हुए, हमारा जो पोएम टेक्नोलॉजी था उसको हम लोगों ने दिखाया ना, पोएम टेक्नोलॉजी में ढेर सारे माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स भी रन हुए। गगनयान तो करेगा ही करेगा, जब भी आएगा, जब भी आएगा, ठीक है। तो आई थिंक दिस वाज इजी, ऑल द 3 टिक कर देंगे, ठीक है। सो आई थिंक दीज वर दी क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगेन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 11 क्वेश्चंस तो आए थे, डबल डिजिट हमेशा आते हैं, जैसे मैं ऑलवेज बताता रहता हूँ स्टूडेंट्स को, डबल डिजिट क्वेश्चंस तो हमेशा आते रहते हैं, और इस बार भी I don't think कोई ज़्यादा सरप्राइज एलिमेंट था विद रिस्पेक्ट टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट वाज, आई वुड से, रिलेटिवली इजी, क्वाइट मैनेजेबल। अ कपल ऑफ टफ क्वेश्चंस,
2 या 3 ये मैं क्लास के पहले दिन बताता हूँ आपको। क्लास के पहले दिन वी डू डिस्कस दैट कि एक सवाल ऐसा होगा, शायद गूगली होगा। इस बार मैं कहूँगा 1 या 2 सवाल थोड़ा सा, आई वुडंट कॉल देम टफ लेवल, बट थोड़ा सा ज़्यादा एनालिटिकल, ज़्यादा सोचने वाले सवाल ज़रूर थे, ठीक है। सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव डन वेल। अगेन दीज आर दी एवेन्यूज वेर यू कैन कनेक्ट विद मी। अगर आपको कोई डाउट भी है विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी एक्सेट्रा, यू कैन ऑलवेज रीच आउट। राहुल साई 222 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप जुड़ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा नंबर भी जहाँ पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ध्यान रखना है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, ओके, डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर विथ अदर्स regarding this particular initiative, ठीक। So thank you, hope to hear from you soon and hope we'll meet again in the next session. Thank you all. Jai Hind.